नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि एक तरफ यहाँ पर राजलक्ष्मी अनिका को बता देती है कि राजीव अंकल ने वहाँ पर उस एंटीडोट को बना लिया है और वो लोग अभी उसे वहाँ पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ राजलक्ष्मी और प्रीति ये दोनों भी आने वाली थी। अनिका ने यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से बना ली थी इधर क्योंकि उसे यहाँ पर साइंटिस्ट के लिए वो राजीव होने वाले थे, तो यहाँ पर डॉक्टर के लिए प्रीति और राजलक्ष्मी और इधर रोहित के साथ यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम एज ए फाइटर काम करने वाली थी। तो इधर दूसरी तरफ राजमहल में धनंजय ने भी यहाँ पर अपनी बढ़त हासिल कर ली थी। राजमहल में जो भी अटैक हुआ था उस पे धनंजय ने यहाँ पर अपनी सूझबूझ के साथ दुश्मनों को अब तक वहाँ पर मार गिराया था। तो इधर यहाँ पर लंदन में राहुल के घर में यहाँ पर बारिश हो रही थी। राहुल जब यहाँ पर दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो राहुल को अब इधर अंदर धक्का दे देते हैं और वो सीधा ही अब यहाँ पर राहुल को बंधक बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो यहाँ पर यशपाल अग्रवाल का सीधा ऑर्डर आया था कि चाहे उन्हें वहाँ पर लंदन में राहुल को देखा हो या रोहित मारवा को, इन दोनों में से तो किसी एक की मौत तय थी। इसलिए अब यहाँ पर ये लोग राहुल को मारने के लिए ही आए थे। उन्हें बस अब हर हाल में, क्योंकि सूर्या ने तो यहाँ पर धनंजय पीरामल को बोल दिया था कि अब उसका बेटा नहीं बचेगा, इसीलिए वो बस हर हाल में ये सब करना चाहते थे। इधर यहाँ पर राहुल जो कि यहाँ पर बंधक बना हुआ था, अभी यहाँ पर राहुल इन लोगों के गोली के निशाने पर था। तो ऊपर यहाँ पर कविन आलिशा जो कि ऊपर वाले कमरे में ही थी। आलिशा जो असल में यहाँ पर एक सबसे अच्छी फाइटर थी, लेकिन क्योंकि आलिशा को अच्छी तरह से पता था कि वो भी यहाँ पर दुनिया की नज़रों में मर चुकी है, वो इस समय यहाँ पर दुश्मनों के सामने नहीं आ सकती। अगर आलिशा भी राहुल को बचाने के लिए यहाँ पर सामने आ गई तो यहाँ पर उन्होंने जो प्लान बनाया था वो सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा। दुश्मनों को पता चल जाएगा कि आलिशा भी जिंदा है और आलिशा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लेकिन अब यहाँ पर आलिशा ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो ऐसे ही छिप कर बैठी रही तो इस तरह से तो दुश्मन यहाँ पर राहुल को मार देंगे, क्योंकि राहुल को तो के बारे में वो भी ये भी श्योर नहीं थी कि राहुल यहाँ पर अपने लिए खुद फाइट कर भी सकता है या नहीं। इधर यहाँ पर ये सब सोच कर ही अब आलिशा का यहाँ पर दिल जोरों से धड़क रहा था। आलिशा का हाथ यहाँ पर दरवाजे के हैंडल पर था। जब वो यहाँ पर अब अपने अंडरग्राउंड होने के बारे में सोचती तो यहाँ पर अब उसका दिमाग कहता नहीं उसे यहीं पर ही रहना चाहिए, वो बाहर राहुल को बचाने के लिए नहीं जा सकती। तो इधर क्योंकि वो एक अच्छी फाइटर थी, एक अच्छी फाइटर होने के होते हुए अब वो यहाँ पर ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने गलत होता हुआ भी नहीं देख सकती थी। अगर सच देखा जाए तो आलिशा यहाँ पर अपने दिल और दिमाग दोनों के साथ फाइट कर रही थी, वो एक निर्णय पर नहीं आ रही थी। आलिशा नीचे तो भागना चाहती थी राहुल को बचाने के लिए, लेकिन फिर वो यहाँ पर फिर से अब यहाँ पर अपने दिमाग की बातों को सुनकर फिर से वहीं पर ही रुक जाती है। आलिशा को पता है कि वो बाहर गई तो उसके बाद शायद ये सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। फिर तो जो प्लान उन्होंने अंडरग्राउंड होने के लिए बनाया था वो सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आलिशा अब इसी कंफ्यूजन में थी। इधर अब यहाँ पर आलिशा कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहती थी, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से, क्योंकि राहुल उसे यहाँ पर अपनी जिम्मेवारी पर लेकर आया था रोहित के कहने पर। लेकिन अगर राहुल को ही यहाँ पर आलिशा की वजह से कुछ भी होता है तो शायद आलिशा अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर अब फाइनली अब एक ऐसी घड़ी आती है जब आलिशा अब एक फैसला करती है।
आलिशा ने अब यहाँ पर एक डिसीजन ले लिया था कि वो यहाँ पर दुश्मनों के सामने आके तो नहीं जाएगी, लेकिन वो इस तरह से राहुल को भी मरने नहीं दे सकती है। इसलिए वो यहाँ पर सोचती है आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसे दुश्मन के सामने भी ना जाना पड़े और राहुल को भी बचा ले। कुछ देर तो यहाँ पर आलिशा अब अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी कि शायद उसे कुछ समझ में आ जाए। और फाइनली अब यहाँ पर आलिशा के अचानक से कदम रुक जाते हैं, मानो अभी उसे कोई अच्छा सा आइडिया सूझा हो। और अब यहाँ पर वो अपने कमरे से एक हिडन सपोर्ट का खेल शुरू करती है, क्योंकि अब उसे छुपकर ही यहाँ पर अपने सारे के सारे फाइट को शुरू करना था। आलिशा यहाँ पर सबसे पहले ये सोचती है कि उसे यहाँ पर सबसे पहले मेन स्विच को बंद करना होगा, क्योंकि अगर मेन स्विच बंद हो जाएगा तो आलिशा के लिए यहाँ पर उन लोगों के साथ फाइट करना थोड़ा सा आसान होगा। हालांकि आलिशा ने सबसे पहले ही भाप लिया था कि वो वहाँ पर उन दुश्मनों के तक पहुँचने में आलिशा को कितना समय लगेगा, वो यहाँ पर उसके फुटस्टेप कितने होने वाले हैं। उसने यहाँ पर अपनी माइंड में पूरी की पूरी कैलकुलेशन बिठा ली थी। इधर जब वहाँ पर ये लोग 4-5 ही थे, इधर जो अभी इस घर के अंदर अभी राहुल को मारने के लिए आए थे। हालांकि उनमें से अभी एक आदमी कहता है कि क्या मैं एक बार पूरे घर को चेक कर लूँ कि यहाँ पर इसके साथ कोई और भी रहता है या नहीं। अब यहाँ पर जैसे ही उस आदमी ने ये कहा तो इधर दूसरी तरफ से राहुल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि राहुल को भी लगता है कि अगर ये आदमी ऊपर की तरफ बढ़ गया तो यहाँ पर रानी आलिशा को जान को भी खतरा है। और वो ये भी अच्छी तरह से जानता था कि अभी धीरज का हाल भी बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि धीरज खुद एक यहाँ पर मार्शल आर्ट का फाइटर था, लेकिन अब वो यहाँ पर धीरज को भी अपनी हेल्प के लिए नहीं बुला सकता था, क्योंकि धीरज का हाल अभी राहुल को अच्छी तरह से पता था कि उसकी रिकवरी अभी पूरी तरह से नहीं हुई थी। इसलिए अब उसकी धड़कन एकदम से ही तेज हो जाती है। और जब वो यहाँ पर वो पहला आदमी ये कहते हुए जैसे ही अपने 2 कदम बढ़ाता है, तभी उसका दूसरा साथी अब उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने पता लगाया है कि ये यहाँ पर अकेला ही रहता है, और वैसे भी हमें तो बस इसे ख़त्म करना है ना, और यहाँ पर और कोई भी नहीं रहता। इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो और जल्द से जल्द इसे ख़त्म कर यहाँ से निकलो। अपने साथी की उस बात को सुनकर अब वो आदमी फिर से पीछे अपने 2 कदम वापस आ जाता है। उसे वापस आता हुआ देखकर अब राहुल की सांस में सांस आई, लेकिन अब जैसे ही वो उसके सिर की तरफ अपनी बंदूक को तानता है तो अब राहुल और भी घबरा जाता है। राहुल को अब कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि एक तरफ से तो वो आलिशा और धीरज के लिए दोनों की तरफ से निश्चिंत हो गया था कि ये लोग अब उन तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अब उसकी खुद की जान खतरे में थी। उसे वो अपने आप को कैसे बचाए, क्योंकि राहुल को तो यहाँ पर ज़्यादा फाइटिंग का भी कुछ ज़्यादा काव्य पता नहीं था। वो तो बस सिंगिंग ही जानता था। इधर यहाँ पर रानी आलिशा ने अब यहाँ पर अपना प्लान बनाया था कि वो सबसे पहले अंधेरे में ही सब कुछ करेगी। इसलिए अब जब दुश्मनों की नज़र राहुल के ऊपर ही थी, तब तक यहाँ पर आलिशा अपने रूम से जल्दी से ही ब्लैक कपड़े अपने चेंज करती है, ताकि अंधेरे में उसके ये ब्लैक कपड़े दुश्मनों को ज़्यादा नज़र ना आए। और ये कर अब वो यहाँ पर जल्दी से अपने पैरों को स्लो करते हुए अब यहाँ पर धीरे धीरे दुश्मनों से बचते हुए अब पर्दों के पीछे से चिपते हुए मेन स्विच तक पहुँच जाती है। जैसे ही आलिशा मेन स्विच तक पहुँचती है तो वहाँ पर जाने के बाद आलिशा वहाँ पर MC को सीधा ही नीचे डाल देती है, जिससे कि वहाँ पर पूरे के पूरे घर में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर अंधेरा होता है तो एक पल के लिए तो राहुल भी घबरा जाता है कि ये अब कौन सी मुसीबत आई। हालांकि राहुल को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये काम आलिशा कर सकती है, लेकिन अभी वो खुद इतना घबराया हुआ था। इधर यहाँ पर अंधेरे का फायदा ही अब आलिशा ने उठाया। आलिशा यहाँ पर अंधेरे में खड़ी थी और अब वो यहाँ पर से बाहर से आने वाली सारी की सारी आवाज़ों को सुनकर अब यहाँ पर वो हर एक मूवमेंट को डिटेक्ट करती है। अब उसे, क्योंकि उसने पहले से ही देख लिया था ये 4 से 5 लोग ही हैं, इसलिए उसका वैरियर दिमाग अब यहाँ पर तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। और वो यहाँ पर अब यहाँ पर सबसे पहले वो अपनी कतार उठाती है। उसके चेहरे पर अब यहाँ पर सच में एक लाचारी नहीं, बल्कि वो यहाँ पर
मौत का सन्नाटा है, क्योंकि उसने अब ठान लिया था कि वो यहाँ पर बिल्कुल छिप कर नहीं बैठेगी। उसे ही अब यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा ताकि राहुल को बचाया जा सके। और अब वो यहाँ पर वो यहाँ पर धीरे धीरे दुश्मनों की तरफ बढ़ रही थी। तभी यहाँ पर उसकी नज़र अब एक घड़ी में बैठी यहाँ पर उसकी नज़र जब वो विंडो से देखती है तो वो वहाँ बाहर खड़े हुए कुछ लोगों पर भी जाती है, क्योंकि यहाँ पर अंदर सिर्फ 4-5 लोग आए थे, लेकिन घर के बाहर यहाँ पर और भी दुश्मन खड़े हुए थे। इसलिए रानी आलिशा को भी यहाँ पर जो कुछ भी करना था थोड़ा सा आराम से करना था, ताकि बाहर खड़े लोग जल्दी एक्टिव ना हो जाएं और वो यहाँ पर अंदर ना आ जाएं। इधर दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर हॉल में अंधेरा हुआ तो अब राहुल भी थोड़ा सा एक्टिव हो गया था। राहुल ने भी यहाँ से बचकर निकलने की सोची, क्योंकि राहुल को यहाँ पर अपने पूरे के पूरे घर का पता था कि वहाँ पर उसे कौन सी दिशा में जाना चाहिए। और इधर आलिशा ने यहाँ पर अपने वेरियर इंटेलिजेंस से सारे के सारे माहौल को भाप लिया था। लेकिन जैसे ही यहाँ से राहुल थोड़ा सा मूव करता है तभी ये यहाँ पर जो लोग आए हुए थे जो दुश्मनों की टीम से थे वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर राहुल के सिरकने की थोड़ी सी आवाज़ें आती हैं। लेकिन अब उन्हें एक्टिव होता हुआ देखकर अब आलिशा के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। लेकिन अब वो यहाँ पर जैसे ही धीरे धीरे ऊपर जाने वाली थी तभी वो देखती है कि राहुल उनकी तरफ से बचकर निकल रहा था। और इधर आलिशा ने जैसे ही देखा कि उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर अब एक आदमी खड़ा है तो वो यहाँ पर अंधेरे में से ही एक हैवी मेटल के स्टैचू पर टारगेट करके अब ऊपर से एक छोटा सा बोल्ट फायर करती है। ये स्टैचू जैसे ही यहाँ पर उसने स्टैचू से टारगेट किया तो यहाँ पर ये स्टैचू सीधा ही जाकर अब उस दुश्मन के सिर पर जाकर गिरता है, जिससे वो स्टैचू जो कि अभी राहुल तक पहुँचने ही वाला था वो भी सीधा वहीं के वहीं ही ढेर हो जाता है। इधर जैसे ही उसके पीछे एकदम से धड़ाम की आवाज़ आती है, क्योंकि राहुल को भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे कुछ परछाइयाँ ही नज़र आ रही थी, क्योंकि बाहर से बारिश हो रही थी। उसकी वजह से जो यहाँ पर जब बीच बीच में बिजलियाँ कड़क रही थी तो उसकी वजह से उसे थोड़ी थोड़ी परछाइयाँ दिख रही थी, तो जिसकी वजह से अब राहुल देखता है कि वो आदमी तो यहाँ पर ढेर हो चुका है। उसे देखकर राहुल खुद में शौक हो जाता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन अभी उसके पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। उसे भी या तो सबसे पहले अपने आप को बचाना था या फिर उसे इनके साथ फाइट करनी थी। इधर यहाँ पर राहुल अब यहाँ पर फाइट का ऑप्शन चुनता है, क्योंकि अब उसे एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि अगर वो यहाँ पर अंदर छिपने के लिए भी जाएगा तो ये लोग इजीली उस तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि यहाँ पर घर में अंधेरा कितनी देर तक होने वाला है। तो इधर दूसरी तरफ आलिशा भी यहाँ पर देखती है कि अब उसे कुछ और करना चाहिए, इसलिए अब वो यहाँ पर गैस लीकेज को सेटअप करती है, क्योंकि आलिशा फिर से ऊपर की तरफ ना जाकर वो यहाँ पर किचन की तरफ ही बढ़ जाती है। और इधर यहाँ पर नीचे किचन में अब वो एक छोटा सा लाइट बल्ब ब्रेक करती है, जिससे अब यहाँ पर किचन की तरफ अब स्पार्किंग होती है। इधर जैसे ही किचन से अब स्पार्किंग नज़र आती है तो अब उसे देखकर तो वहाँ पर जो बाकी के 3-4 जो लोग बचे हुए थे वो भी एकदम से ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर इस घर में अंधेरे में क्या हो रहा है। लेकिन इतना तो वो भी समझ चुके थे कि यहाँ पर राहुल के अलावा कोई और भी है जो यहाँ पर उनके ऊपर वार कर रहा है। इधर राहुल को फिर से मौका मिल जाता है। जैसे यहाँ पर ये लाइट बल्ब स्पार्क होता है तो उसकी वजह से अब राहुल फिर से अब यहाँ पर उन लोगों के ऊपर अब राहुल भी अटैक करता है। यहाँ पर राहुल जब इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था तो राहुल को भी यहाँ पर थोड़ी बहुत चोटें लग गई थी, जिसकी यहाँ पर अब आलिशा को भी चिंता हो गई थी। लेकिन उसकी आंखें भी यहाँ पर गुस्से से भरी हुई थी। उसे अब यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना था। अपने यहाँ पर इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ही अब यहाँ पर रानी आलिशा सोचती है, राहुल आज मैं तुम्हारी जंग लड़ नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी, क्योंकि यहाँ
पर मुझे रखकर सच में तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है वो तो मैं बता ही नहीं सकती। मैं अच्छी तरह से तुम्हारी कंडीशन को भी समझ सकती हूँ और ये मेरी भी एक मजबूरी है। रानी होने के नाते ये सच कहूँ तो मेरी सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि मैं खुद एक अच्छी फाइटर हूँ, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पर अंधेरे में कायरों की तरह लड़ना पड़ रहा है। सॉरी, मैं इस समय इन लोगों के सामने नहीं आ सकती। इधर अब यहाँ पर राहुल, क्योंकि राहुल की फाइटिंग टेक्निक ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए अब राहुल को भी यहाँ पर कुछ चोटें आ जाती हैं। इधर अब यहाँ पर राहुल को इस तरह से फाइट करता हुआ देखकर अब एक दुश्मन अब उस पर अपनी किलर बो करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर आलिशा ने उसकी परछाई को देख लिया था। इसलिए आलिशा भी यहाँ पर रुक ही नहीं सकती। वो भी यहाँ पर फैसला करती है कि अब वो यहाँ पर सामने तो नहीं आएगी, लेकिन अब उसे यहाँ पर फाइनल अटैक करना ही पड़ेगा। वो कब तक यहाँ पर चूहे बिल्ली की तरह लुका छिपी खेल सकती है। ऐसे में तो कोई भी यहाँ पर दुश्मन राहुल के ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए वो यहाँ पर एक टैक्टिकल स्मोक ग्रेनेड नीचे फेंकती है, जी हाँ, जिससे कि यहाँ पर पूरा का पूरा लिविंग रूम अब और भी धुएं से भर जाता है। एक तो यहाँ पर पहले से ही अंधेरा था, ऊपर से अब धुआं भी आ जाता है। इधर धुएं के बीच अब यहाँ पर आलिशा को मौका मिल जाता है और अब वो बिजली की तरह यहाँ पर जल्दी से इस हॉल में आती है। हॉल में आने के बाद यहाँ पर बिजली की तरह वो यहाँ पर इन सभी के ऊपर अब अपनी फाइट करने लगती है, क्योंकि आलिशा ने यहाँ पर अपने फेस को पहले से ही कवर किया था ताकि इस धुएं का उसके ऊपर कोई भी असर ना हो। और इधर राहुल पर अगर किसी भी तरह का असर होता तो उसे अच्छी तरह से पता था कि वो उसे बाद में उससे वो ठीक हो जाएगा, उससे ज़्यादा उसकी हेल्थ को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। इधर आलिशा धुएं में घुसकर ही अब बिना किसी आवाज़ के अब यहाँ पर राहुल पर अटैक करने वाले इन दुश्मनों को अपनी डगार से खामोशी से मार देती है। वो यहाँ पर कोई भी वॉइस नहीं करती। इधर राहुल को तो यहाँ पर धुएं में सिर्फ हल्की हल्की परछाई ही दिखाई दे रही थी। राहुल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए कौन आया है। इधर जब यहाँ पर दुश्मन जो कि अभी जमीन पर कुछ गिरे हुए थे, एक दो बचा हुआ था, तो जब वो देखते हैं कि उनके साथ ही अब यहाँ पर साइलेंट मौत मर रहे हैं, उनकी बिना किसी आवाज़ के, वो बार बार बस उन्हें दड़ाम की गिरने की आवाज़ ही आ रही हैं, तो जो एक दो आदमी यहाँ पर बचा हुआ था वो घबरा कर अब बाहर की तरफ भागने लगते हैं। इधर आलिशा अब यहाँ पर इससे पहले कि धुआं गायब होता उससे पहले ही अब आलिशा को भी जल्द से जल्द अब यहाँ से वापस से फिर से अपने कमरे की तरफ जाना था। और ये सोचकर अब आलिशा, जैसे ही उसे लगता है कि वो सब लोग यहाँ से भाग चुके हैं और कुछ मर चुके हैं, तो आलिशा भी अब जल्दी से ऊपर की तरफ भागती है। इधर राहुल अभी जख्मी था, वो घुटनों के बल बैठा हुआ था और अब धीरे धीरे ये धुआं भी साफ होता है। और अब यहाँ पर दुश्मनों की अब लाशों को, वो यहाँ पर जैसे जैसे बिजली कड़क रही थी वो इनकी लाशों को देख रहा था जिन्हें यहाँ पर आलिशा ने ही मारा है। राहुल को अब इन लोगों को देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये किसने किया। राहुल को इतना तो आभास हो चुका था कि यहाँ पर उसकी कोई हेल्प करने के लिए था। इधर बाहर जो आदमी अभी भी बाहर खड़े थे, उसे अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी उनके एक दो आदमी यहाँ पर बाहर क्यों आ रहे हैं। लेकिन अभी उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर अंदर हो क्या रहा था, क्योंकि जब तक वो उनसे पूछ नहीं लेते तब तक शायद उन्हें कुछ पता नहीं चलने वाला था। इधर राहुल भी अब यहाँ पर धीरे धीरे आलिशा के कमरे की तरफ बढ़ता है, ये देखने के लिए कि क्या आलिशा भी सुरक्षित है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि आखिर यहाँ पर अंधेरे में क्या कुछ हो रहा था। इधर जैसे वो यहाँ पर आलिशा के कमरे की तरफ बढ़ता है तो वो यहाँ पर उसके दरवाजे को नॉक करता है, तो इधर आलिशा भी अब दरवाजा खोलती है। जैसे ही आलिशा ने यहाँ पर दरवाजा खोला तो अब यहाँ पर राहुल कहता है, रानी साहिबा, आप कमरे में ही है ना, क्योंकि उसे अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी इन बातों को सुनकर अब यहाँ पर आलिशा कहती है, हाँ राहुल, मैं ही हूँ, लेकिन ये अंधेरा कैसे हो गया? पता नहीं, मैं कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर रोशनी आई, लेकिन कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि नीचे क्या हो रहा था? इधर जैसे आलिशा ने ये कहा तो अब यहाँ पर राहुल कहता है, हाँ बस कुछ नहीं, वहाँ पर हमारे कुछ दुश्मन आए थे, या मैं यूँ कहूँ कि शायद वो तुम्हारे दुश्मन आए थे, क्योंकि देखो मेरे तो ज़्यादा कोई दुश्मन नहीं है, तो शायद वो तुम्हारे ही होंगे। शायद किसी को संदेह हुआ होगा कि आप यहाँ पर हैं।
एनीवे अभी तो मुझे नहीं पता कि आखिरकार उन्हें किसने मार कर गिराया है, लेकिन अभी वो लोग कुछ तो यहाँ से भाग चुके हैं और कुछ अभी नीचे गिरे हुए हैं। अभी अभी जैसे ही यहाँ पर रोशनी होगी तो फिर हम देखते हैं हमें इनका क्या करना है। लेकिन पहले तो मुझे इसके बारे में एक बार रोहित प्रो को इसके बारे में अपडेट देना चाहिए, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये कहते हुए ही यहाँ पर राहुल अब सबसे पहले तो जल्दी से अब अपना फ़ोन निकालता है और अपने फ़ोन को निकाल कर अब वो यहाँ पर अपने फ़ोन की टॉर्च को ऑन करता है। टॉर्च को ऑन करते हुए वो यहाँ पर देखता है कि सच में आलिशा अब यहाँ पर सही सलामत सुरक्षित खड़ी थी। तो अब अपने फ़ोन को निकाल कर अब वो यहाँ पर सीधे ही रोहित मारवा को कॉल कर देता है। इधर एक दो रिंग के बाद तो यहाँ पर एक दो रिंग तक तो रोहित मारवा ने फ़ोन को नहीं उठाया, लेकिन जब तीसरी बार यहाँ पर लगातार राहुल का कॉल आता है तो अब रोहित के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि रोहित भी यहाँ पर मनाली के इस ऑपरेशन में काफ़ी बिजी हो रखा था। तो अब यहाँ पर अब उसे यही लगता है कि अगर राहुल बार बार कॉल कर रहा है तो शायद वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा। और यही सोचकर फाइनली अब रोहित मारवा इस कॉल को उठा लेता है। जैसे ही रोहित अब यहाँ पर इस कॉल को उठाता है तो राहुल अब उसे सब कुछ सच बता देता है कि अभी यहाँ पर उसके घर में क्या हुआ। इधर रोहित मारवा को जैसे ही ये सब पता चलता है तो उसे वो तो यहाँ पर अब अपनी हैरानी में कहता है, क्या कह रहे हो तुम? वहाँ तुम्हारे घर पर हमला? सच में? अब एक पल के लिए तो रोहित को लगता है कि आलिशा वहाँ पर सही सेफ होगी या नहीं। हालांकि वो जानता था आलिशा खुद एक फाइटर है, वो अपना बचाव खुद कर सकती है, लेकिन अभी वो ये नहीं चाहता था कि वो दुश्मनों के सामने आए। इधर जिस तरह से रोहित अब राहुल से बात कर रहा था तो वो सारे के सारे एक्सप्रेशन यहाँ पर अनिका ने भी देख लिए थे, और अनिका रोहित के चेहरे को देखकर इतना तो समझ गई थी कि जरूर वहाँ पर लंदन में कुछ ना कुछ हुआ है। इधर अब रोहित कहता है, ठीक है राहुल, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ देखता हूँ। और अब वो यहाँ पर अब अनिका से कहता है। इधर अब अनिका कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा? क्या कुछ हुआ है क्या लंदन में? तो अब रोहित अनिका को सब कुछ बता देता है। यही सब सोचकर अब अनिका भी सोचती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला हम उन हमारे दुश्मनों को क्या रानी आलिशा के बारे में पता हो चल गया होगा क्या मिस्टर मारवा? अब अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, पता नहीं अनिका, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो लोग अभी बच गए हैं, लेकिन ये नहीं पता हो ना हो क्या पता वो लोग फिर से इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करें। इसलिए सबसे पहले हमें उनकी सेफ्टी को सिक्योर करना चाहिए। अब उसकी ये बात सुनते ही अब अनिका भी कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, लेकिन अब हम यहाँ पर कैसे करें? एक तो यहाँ पर मनाली में सिचुएशन इतनी ख़राब है, और दूसरी तरफ अब वहाँ पर भी, तो अब हम क्या कर सकते हैं? इधर अनिका भी यहाँ पर रोहित को यही सब कह रही थी कि तभी अब अनिका का भी फ़ोन बजने लगता है। इधर जैसे ही अनिका का फ़ोन बजता है तो अनिका जब अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखती है तो यहाँ पर किसी और का फ़ोन नहीं बल्कि लक्ष्य का ही कॉल आ रहा था। लक्ष्य की फ़ोन नंबर को देखकर एक पल के लिए तो अनिका, क्योंकि इस समय अनिका फ़ोन कॉल नहीं उठा सकती थी, तो एक पल के लिए तो वो उसे इग्नोर करती है, लेकिन जब लक्ष्य दोबारा कॉल करता है तो अब अनिका उस कॉल को उठाती है। तो इधर से अब अनिका कहती है, हाँ बोलो लक्ष्य, देखो अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं हो तो क्या मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूं? क्योंकि अनिका को सबसे पहले यहाँ पर लंदन के बारे में कुछ ना कुछ प्लान बनाना था, और ऊपर से मनाली की सिचुएशन भी यहाँ पर ज़्यादा ठीक नहीं थी। लेकिन अब जैसे ही अनिका लक्ष्य को ये सब कहती है तो लक्ष्य कहता है, सॉरी अनिका, मुझे पता है अगर तुम ऐसा कह रही हो तो ज़रूर तुम कहीं ना कहीं बिजी हो, लेकिन सॉरी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मल्होत्रा हाउस में कुछ भी ठीक नहीं है। इधर लक्ष्य ने जैसे ही अनिका को ये कहा तो अब अनिका एकदम से हैरान हो जाती है, और अब वो हैरान होते हुए अब लक्ष्य से कहती है, क्या कहा तुमने? मल्होत्रा हाउस में? क्या हुआ है मल्होत्रा हाउस में? देखो लक्ष्य, मुझे सच बताओ। इधर अनिका ने जैसे ही लक्ष्य से ये कहा तो यहाँ पर लक्ष्य कहता है, अनिका, वो क्या है ना कि श्वेता वहाँ पर मल्होत्रा हाउस में गई थी, लेकिन वहाँ पर जो हाल श्वेता ने देखा वो बहुत ही भयानक था। और अब यहाँ पर लक्ष्य श्वेता ने जो भी कुछ मल्होत्रा हाउस में देखा वो सब अब यहाँ पर अनिका को बताने लगता है।
इधर जैसे जैसे अनिका ने ये सारी ही बातें सुनी तो उसे सबसे ज़्यादा दुख तो यहाँ पर करिश्मा के लिए हुआ था, क्योंकि करिश्मा ने यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही अपनी माँ को खोया था। अब जब यहाँ पर अनिका को पता चलता है कि प्रत्युष दीवान को भी वहाँ पर गोली लगी और वो लोग उसे वहाँ से खींचकर एक दूसरे कमरे में लेके गए, तो अनिका को लगता है कि पता नहीं प्रत्युष दीवान अभी जिंदा होंगे भी या वो मर गए होंगे। लेकिन अब बेचारी करिश्मा का क्या, उसने तो इतनी जल्दी अपनी माँ और पिता दोनों को खो दिया। एक पल के लिए वो ये सब सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। वो यहाँ पर अभी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, तो अभी दूसरी तरफ से उसे लक्ष्य की आवाज़ आती है, अनिका जी क्या आप सुन रही हैं? इधर जैसे ही लक्ष्य ने बोला तो अनिका फिर से अपनी सेंस में आती है और कहती है, हाँ लक्ष्य कहो। तो लक्ष्य कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? देखो वैसे मैं यहाँ पर अब अपनी फोर्स के साथ वहाँ पर मल्होत्रा हाउस में उन्हें बचाने के लिए जा सकता हूँ। इवन मैंने तो यही सोचा है कि मुझे वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का पता नहीं है जो हाल उन्होंने प्रत्युष दीवान के साथ किया है वो वहाँ पर दादी माँ, पापा या फिर क्रिस के साथ भी कर सकते हैं। और करिश्मा का क्या हाल हो रहा होगा वहाँ पर। अब यहाँ पर लक्ष्य की इन बातों को सुनकर अनिका कहती है, हाँ जा तो सकते हैं लेकिन हमें ये जो भी कुछ करना है हमें काफ़ी सोच समझ कर ये सब कुछ करना होगा, क्योंकि देखो लक्ष्य, अभी हम यहाँ पर जोश में होश नहीं खो सकते, इसलिए हमें जो भी करना है काफ़ी सोच समझ कर करना है। इसलिए अभी तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं एक बार कुछ सोचती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें अपडेट देती हूँ। तब तक मुझे सोचने का थोड़ा सा समय दो, क्योंकि इस बार दुश्मनों ने यहाँ हमें सब तरह से घेरा है। अब उसकी ये बात सुनकर अब यहाँ पर लक्ष्य कहता है, मतलब क्या कहना क्या चाहती हैं आप? क्या कहीं और भी मुसीबत आई है? अब यहाँ पर लक्ष्य की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, मनाली की सिचुएशन तो शायद किसी से भी नहीं छिपी है, यहाँ के बारे में तो शायद आपको पता ही होगा। अनिका की ये बात सुनकर अब लक्ष्य कहता है, हाँ मैंने मनाली के बारे में न्यूज़ में सुना है। अब यहाँ पर उसकी बात को सुनकर अब अनिका कहती है, तो बस अभी हमें यहाँ पर जल्द से जल्द मनाली की सिचुएशन को संभालना है। और अब तो मुझे ये लग रहा है कि अगर हम यहाँ पर मनाली में बिजी हैं तो दुश्मनों ने ना जाने हमारे कितने ही लोगों के ऊपर कहाँ से वो अटैक करने की कोशिश कर रहे होंगे। इसलिए अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें बस जल्द से जल्द यहाँ पर इस सिचुएशन को संभालना ही होगा। लेकिन हाँ लक्ष्य, मैं भी बस इतना ही कहूँगी कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूर अपडेट देती हूँ। इधर अनिका की इस बात को सुनकर अब लक्ष्य कहता है, ठीक है अनिका जी, मुझे आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा। वैसे तब तक मैं वहाँ पर मल्होत्रा हाउस तक पहुँचता हूँ और मैं अपनी नज़र बनाए रखता हूँ। फिर वहाँ जाने के बाद मैं आपको अपडेट भी देता हूँ कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। इधर लक्ष्य की ये बात सुनकर इधर अनिका भी हाँ में अपना सिर हिलाती है। इधर जैसे ही अनिका फ़ोन को रखती है तो अब रोहित अनिका को कहता है, क्या मल्होत्रा हाउस में भी? अनिका, जो मैंने अभी सुना, क्या सच में ऐसा ही हुआ है? अब रोहित की इन बातों को सुनकर अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो इधर रोहित अब अनिका को ऐसे देखकर अब उसके कंधे पर अब अपना हाथ रखता है और कहता है, अनिका सब ठीक हो जाएगा। अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, क्योंकि अब ठीक तो हमें करना ही होगा। अब सच में दुश्मन अब हद से ज़्यादा हमारे अपनों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही वार पर वार करते जा रहे हैं। अब समय आ गया है उन्हें सबक सिखाने का। लेकिन अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मनाली में सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा, उसके बाद ही हम कुछ आगे कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर ये सब छोड़ कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम मनाली से यहाँ से छोड़ कर गए तो फिर ना जाने ये गैस सच में पूरे इंडिया में फैल जाएगी और फिर तो ना जाने कितने ही बेगुनाह लोगों की मौत होगी। अब उसकी ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, वो सब तो सही है अनिका, लेकिन लंदन का क्या? अब वहाँ पर उन आलिशा को सेफ्टी हम कैसे दें? अब उसकी ये बात सुनकर अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, वैसे आलिशा अपने आप को बचाने के लिए
खुद सक्षम है, लेकिन क्योंकि वो दुश्मनों के सामने नहीं आ सकती, इसलिए हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। और ये करते हुए अब यहाँ पर अनिका सोचती है, आखिर वो लंदन में भेजे तो किसे भेजे। अनिका को यहाँ पर ये पता था कि उस धनंजय पीरामल यानी कि धनंजय पापा तो अभी राजमहल में है, तो और रोहित यहाँ पर हैं, तो आखिर वो लंदन में किसे भेजें। क्यों, इसलिए अब अनिका यही सोचती है कि एक बार उसे इसके बारे में अपने पापा से बात करनी चाहिए। और यही सब सोचकर अब अनिका अपने पापा करण गुलेरिया को कॉल लगा देती है। जैसे ही अनिका अब यहाँ पर करण को कॉल करती है, करण जो कि अभी अंजलि मल्होत्रा के साथ अभी बस रेखा मूर्ति के पैलेस में पहुंचा ही था, क्योंकि वो बस थोड़ी देर पहले ही राहुल के घर से निकले थे, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं पता था कि उनके निकलते ही राहुल के घर में ये सब हो जाएगा। लेकिन अब अनिका जैसे ही करण गुलेरिया को कॉल करते हैं, तो इधर करण गुलेरिया कॉल को उठाते और कहते हैं, हाँ अनिका बोलो, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना वहाँ पर। अब उसकी इस बात को सुनकर अनिका कहती है, वो सब छोड़िए पापा, सबसे पहले हमें आलिशा को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर हमने समय रहते आलिशा को प्रोटेक्ट नहीं किया, दुश्मनों से नहीं बचाया, तो हमारा प्लान पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, जो हमने आलिशा और आकाश को अंडरग्राउंड करके बनाया था। इसलिए अभी मैं चाहती हूँ आप चाहे जहाँ कहीं भी हो, आप अभी के अभी लंदन के लिए निकलिए। इधर यहाँ पर अनिका की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या हुआ है अनिका, मुझे साफ साफ बताओ, आलिशा की जान को खतरा है क्या। इधर उसकी ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, वो राहुल के साथ लंदन में है, लेकिन अभी हमें पता चला है कि वहाँ पर राहुल के घर पर अटैक हुआ है, वहाँ पर कुछ लोग राहुल को मारने के लिए गए हैं। तो देखिए आप जितनी जल्दी हो सके प्लीज लंदन के लिए निकलिए। अब उसकी ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अनिका मैं तो यहाँ पर लंदन में ही हूँ। अब उसकी बात सुनकर अनिका कहती है, क्या लेकिन आप लंदन में क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर अनिका की बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, वो क्या है ना कि दुश्मन राजीव यानी कि तुम्हारे राजीव अंकल को अपनी टीम में फिर से शामिल करने के लिए कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं। इसलिए मुझे लगा कि अंजलि यहाँ पर रेखा मूर्ति के पैलेस में है, इसलिए बस अंजलि को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं पहले ही यहाँ पर आ गया। तुम चिंता मत करो, तुम वहाँ पर अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान दो, इधर यहाँ की पूरी सिचुएशन को मैं संभालता हूँ।